ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स किसके लिए, तो सीटेट पेपर 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए जा रहा था, जिसमें हम लोग किसको फॉलो करते हुए चल रहे थे, तो दोस्तों एनसीईआरटी बुक्स को। किसको? एनसीईआरटी बुक्स, जो कि गवर्नमेंट स्कूल की कहां पर क्लासेस में चलती है, कक्षाओं में चलती है, उसको फॉलो करते हुए चल रहे थे, क्योंकि सीबीएसई जो आपका एग्जाम बनाता है सीटेट का, वो पूरा का पूरा एग्जाम यहीं से ही बनता है। ठीक है, जिसमें हम एक एक क्लास को करते हुए चल रहे थे। क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ हमने पूरी की पूरी फिनिश कर ली थी और कक्षा पांचवी हमने शुरू कर रखी थी। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा इन चीजों के बारे में, अगर नहीं देखे तो रिकमेंड करूंगा आप उनको जरूर देख लीजिए। ठीक, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आज हम चैप्टर करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के अनुसार फूड यानी कि भोजन वाले चैप्टर। अब बात करी जाए कक्षा पांचवी यानी कि हम कौन सी बुक को कवर करते हुए चल रहे थे दोस्तों, तो हम कवर करते हुए चल रहे थे कक्षा पांचवी क्लास फिफ्थ की बुक को, एनसीईआरटी ईवीएस की। ठीक है, इसके अनुसार देखा जाए तो चैप्टर नंबर हम आज करेंगे फोर्थ। कौन सा चैप्टर करेंगे? चौथा। इससे पहले 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। ठीक, एनसीईआरटी चैप्टर चौथे का जो ईवीएस के अंतर्गत बुक का नाम है, वो बुक का नाम, चैप्टर का नाम है खाए आम 12 महीने। आप सभी बच्चों को पता है कि आम जो है हमारे गर्मियों के टाइम पर हमारे भारत के अंतर्गत आते हैं, खाने को हमें मिलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि हम 12 महीने आमों को खा सकते हैं। तो 12 महीने हम आमों को खाने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं चीजों के बारे में बात करी गई है और कई बार आपके एग्जाम में यहीं से ही कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक, चलिए उन चीजों के बारे में बात करते हैं और समझते हुए चलते हैं कि ये चैप्टर में क्या है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु निकलते हैं। चलिए, तो लिख लीजिए सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल के आज का चैप्टर फूड यानी कि भोजन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि अपनी कहानी बता रहे हैं और अपने घर वालों को बोल रहे हैं कि हमें आम पापड़ खाना है। क्या खाना है? आम पापड़ खाना है। तो उसके बनाने की विधि क्या है वही आपको समझनी है, वही कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए पढ़ते। देखिए लिखा है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया क्या? ममड़ी तांडा। अब ये ममड़ी तांडा क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साउथ में ममड़ी तांडा को भी क्या कहा जाता है, यानी कि आम पापड़ को कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? दो बच्चे हैं, क्या है? चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू। आप सही बच्चों को पता है साउथ में अधिकतर ऐसे ही नाम होते हैं। तो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू जो है, इन दोनों ने ही क्या बनाया, तो ममड़ी तांडा अपने घर वालों के साथ मिलकर आम पापड़ बनाया, उसी की ये बारे में बात करते हैं। चलिए समझते हैं क्या है। देखिए लिखा हुआ है पहला बिंदु कि आम पापड़ बनाना 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि आम पापड़ अगर आप लोगों को घर में बनाना है तो ये पूरा एक 4 वीक का लंबा प्रोसेस है। क्या है? 4 हफ्तों का एक लंबा प्रोसेस है, जिसको साउथ में किस नाम से जाना जाता है, तो ममड़ी तांगड़ा कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप ये दो बच्चों को देख रहे हो, इन्हीं दोनों बच्चों का नाम है क्या? चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू। ठीक है, अब देखिए 4 हफ्ते का लंबा एक प्रोसेस कैसे है, समझिए। पहला प्रोसेस देखिए, इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं है, बस आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए इमेजेस के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला इमेज देखिए, ये जो दोनों जा रहे हैं अपने गांव के बगान में जा रहे हैं, अगर हल्का सा देख रहे हैं यहाँ पर, इनका इस तरफ ये जो है घर देखने को मिल रहा है। ये क्या है इनका? ये इनका घर देखने को मिल रहा है आपको। ये आए अपने घर से अपने बगान में, किसके बगान में? आम के बगान में। देख सकते हो पेड़ों पे लटके हुए हैं ये आम, किस पे आए? आम के बगान में। अपने आम के बगान में गए, वहां से इन्होंने मीठे मीठे रसीले रसीले आम तोड़े। क्या करें? अपने अब्बा के साथ मिलकर इन्होंने मीठे मीठे रसीले रसीले आम तोड़े। फिर ये बाजार में जाकर क्या लेकर आए? चटाई लेकर आए। क्या लेकर आए? बाजार में जाकर चटाई लेकर आए। इसी चटाई में आगे जाकर आम के रस को सुखाया जाएगा। ठीक है, तो ये बाजार में जाकर अपने अब्बा के साथ मिलकर क्या लेकर आए? चटाई लेकर आए, दरी लेकर आए, बोल सकते हो। फिर इन सभी ने मिलकर जो आम तोड़े थे, उन आम के मोटे मोटे जो पन्ने होते हैं, यानी कि एक तरीके से मान लीजिएगा उसका जो रस होता है, उन्होंने आम में से अच्छी तरीके से निचोड़ कर निकाल लिए पतीले के अंदर। इसके अंतर्गत एक पतीले के अंतर्गत। और जो ये चटाई खरीद के लाए थे, इन्होंने उस चटाई को लकड़ी गाड़कर एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया जमीन के ऊपर, और उस रस को इस चटाई के ऊपर एक बार एक परत गिरा गिरा कर धूप में सुखा लिया। क्या लिया कर लिया? एक एक परत गिरा गिरा कर धूप में सुखा लिया, और साथ ही साथ में उसमें कुछ बहुत चीनी भी मिला दी। क्या मिला दी? चीनी मिला दी। और ऐसे करके 4 हफ्ते के बाद, इस प्रोसेस के बाद क्या मिला इन्हें? ममड़ी तांगड़ा मिला, जिसे आप आम पापड़ बोलते हो। ओके, तो ये है आम पापड़ बनाने का एक 4 हफ्तों का लंबा प्रोसेस। अगर आपके एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाएगा तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ गए सही बच्चे? चलिए, तो इतनी सी एक छोटी सी जानकारी थी यहाँ पर, और कुछ बात जानकारी नहीं थी। बस मैंने आपको एक चीज बताया कि आम पापड़ बनाते समय उसमें चीनी मिलाई जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए। अगर आप आम को साल भर से भी ज्यादा खाना चाहते हो, जो कि सर्दियों के दिनों में आम नहीं मिलते हैं, तो आप तो वैसे भी 12 मासी आम देखने को मिल गए, पेड़ अलग अलग आ गए, हाइब्रिड वगैरह, लेकिन फिर भी इतना अच्छी क्वालिटी नहीं होती उसकी, जो हमारी गर्मियों के दिनों में आती है। ठीक है, तो वही वाली बात है, आप उसको क्या बना सकते हो? आम पापड़ बना सकते हो। तो आम को 12 महीने खाने के लिए क्या करोगे? आम पापड़ बनाओगे, चीनी डालकर, वो सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। आगे चले तो इन्होंने ही बिंदु लिखा है क्या? पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। क्या बोला मैंने आपको? पुणे से कोलकाता। आप सही बच्चों को पता है, पुणे है आपका इस तरफ, अगर भारत का मैप आपको याद आ रहा होगा तो पुणे पुणे है इस तरफ, और कोलकाता है आपका थोड़ा बहुत इस तरफ। तो देख सकते हो इस तरफ से इस तरफ जाना है आपको ट्रेन में। क्या है? पुणे से कोलकाता जाना है आपको इस तरफ, और इस तरफ जाने में आपको ट्रेन से लगभग लगभग कितने दिन लगेंगे? तो 2 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वैसे तुक वाला क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। पुणे से अगर आप कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल जा रहे हो, तो लगभग लगभग 2 दिन का समय लगता है आपको। ठीक है, अगर तुम्हें उस सफर में क्या
जाना हो तो तुम खाने में क्या लेकर जाना पसंद करोगे। ये था क्वेश्चन। यहाँ पर इन बच्चों से पूछा गया, अगर आप पुणे से वेस्ट बंगाल का सफर कर रहे हो, ट्रेन में आपको 2 दिन बिताने हैं, तो इन 2 दिनों में आप कैसे कैसे खानों को लेकर जाना पसंद करोगे। तो अधिकतर आप अपने घर में देखा होगा ट्रैवल करने के लिए, अधिकतर कई बच्चे यहाँ पर बिहार साइड से होंगे, तो बिहार साइड से जब आप दिल्ली में आते हो, कई बच्चे आते भी हैं कोचिंग वगैरह के लिए, क्लासेस वगैरह के लिए, पहले आते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब कम हो गए हैं ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि अब घर घर बैठे अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा आप ले सकते हो, अगर सही जगह आपने देख ली, पता चल गई तो आप। ठीक है, तो अब बच्चे कम आते हैं, लेकिन आते हैं अभी भी, तो उन बच्चों को आने में लगभग 24 से 25 घंटे लग जाते हैं। तो 24 से 25 घंटे जब आप आते हो एज एक्सप्रेस ट्रेन में, अगर आप लोकल में आओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप अपने गांव से यहाँ तक आने में किस किस चीज का खाने का सेवन के रूप में लेकर आओगे। तो आप ऐसे सामान लेकर आओगे जो कि आपके जल्दी खराब ना हो, जैसे कि अचार, जैसे कि आम पापड़, जैसे कि पराठे, जैसे कि आलू की पतले पतले कतले काट लिया, उसको फ्राई करके ले आए, क्योंकि वो जल्दी से खराब नहीं होती है। बाकी आप तरी वाली सब्जी वगैरह लाओगे तो स्मेल करने लग जाएगी, महकने लग जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे सामान को लेकर आओगे जो कि लंबे समय तक चल सके, 1-2 दिन तक चल सके, जिसका आप सेवन कर सको ट्रेन में, आराम से उसको खा सको। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमारे ट्रेन में किचन वगैरह नहीं होते थे, अब तो ट्रेन में किचन वगैरह हो गए, तो खाने की इतनी दिक्कत वगैरह नहीं देखने को मिलती। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली। ठीक, आगे से बोला गया कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि शीशियों में अचार भरने से पहले, आपने अपने इलाके में से अलग अलग नाम से जानते हो, कांच की बरनी आती है, बरनी बोल लो, मर्तबान बोल लो, या फिर बॉक्स बोल लो, या फिर शीशा का एक बोतल बोल लो, कुछ भी बोल लो। अधिकतर हमारे यहाँ पर क्या बोली जाती है, या तो बोली जाएगी आपकी बरनी, या फिर मर्तबान बोला जाता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत मर्तबान बस चिकनी मिट्टी का होता है, बस ये मान लीजिएगा। आपका ये जो कांच का होता है बरनी ही बोला जाता है वैसे तो। ठीक है, तो आप वो जो कांच की बोतल वगैरह साफ करते हो, पानी वानी से धो देते हो, लेकिन जब आप धोते हो तो उसको थोड़ी देर के लिए धूप में भी सुखाते हो, पोंछने के बाद, साफ करने के बाद आप उसे धूप में भी सुखाते हो, कहीं जो खत्म हो जाए, या फिर वो आग जो हम दे रहे हैं उसको, उसकी वजह से नमी खत्म हो जाए, क्योंकि सूरज की तरफ से भी गर्मी मिलेगी और आग से भी गर्मी मिल रही है, जिसकी वजह से जो पानी अंदर वो सूख जाएगा, नमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से अचार जो है उस बरनी के अंदर लंबे समय तक रह पाएगा। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी नमी रह जाएगी ना, तो फंगी के कारण, किसके कारण, कवक, फंगी, फंगस, फफूंद, फफूंदी, कुछ भी बोल सकते हो आप, ये सारे इसी का नाम है। तो इसके कारण जो अचार होगा ना, वो जल्दी खराब हो जाएगा, सफेद सफेद उस पर रुई रुई सा जमने लग जाएगा। तो वो क्या होता है, कवक होता है, कवक के द्वारा, फंगी के द्वारा जल्दी वो अचार खराब होने लगेगा। तो इस चीज से बचाने के लिए हम उसको नमी को दूर करते हैं, किसके अंतर्गत, सूर्य की किरणों के अंतर्गत उसे क्या करके सुखाकर। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए अगला बिंदु है कि आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें बनाते हैं। देखो दोस्तों, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया था कि आम को लंबे समय तक खाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो एक ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों, अचार, आम पापड़ और टॉफी वगैरह तो नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती, चटनी होगी, टॉफी होगी, रस हो गया, ये लंबे समय तक नहीं चल सकते, जितना लंबे समय तक अचार और आम पापड़ चल सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये जो है आपका मोर देन ईयर या फिर 2 ईयर ऐसे चल जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये जो जूस वगैरह होते हैं 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इतना ही चल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चल सकते, इनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल वगैरह डाले जाते हैं। लेकिन हम अचार और आम पापड़ जो अधिकतर घर में ही बनाते हैं, और घर में आप सभी बच्चों को पता है बनाने का एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है, जो कि मैंने अपने घर में अचार बनते हुए देखा, लगभग 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं कई बार अचार बनाने में। ठीक है, तो वो अचार जो बनाते हो आप नॉन केमिकल का इस्तेमाल करके बनाते हो, ज्यादा लंबे समय तक उसे प्रिजर्व करके खाते आप रख सकते हो, सर्दियों के दिनों में भी आप अपने घर में सेवन कर सकते हो। ठीक है, चटनी, टॉफी, रस लंबे समय तक रख सकते हो, लेकिन इतने लंबे समय तक नहीं जितना आप अचार, आम पापड़ लगा सकते हो। अगर आपके ऑप्शन में अचार, आम पापड़ हो, एक ऑप्शन में चटनी, टॉफी हो, एक ऑप्शन में टॉफी, रस हो, या एक ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हो, तो आप अचार और आम पापड़ लगाओगे, क्योंकि अचार और आम पापड़ जो है आप लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। ठीक है, सर्दियों में भी खा सकते हो, घर में भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को। समझ गए यहाँ तक सभी बच्चे। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी आपकी कि किस प्रकार से 2 बच्चे, चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू ने मिलकर ममड़ी तांदड़ा यानी कि आम पापड़ बनाया। ठीक, चलिए यहाँ से जितने क्वेश्चन निकल रहे थे मैं आपको सारे सारे समझाते हुए चल रहा था। आगे चलते, आगे बोला गया कि खाने को खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय, उसको आपको क्या करना है, मैच करना है। तो आपके एग्जाम में कई बार आपने देखा है कि कुछ खाने की सामग्री दे दी जाती है, उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उसको मैच करने के लिए बोलता है, निम्नलिखित ऑप्शन में सही ऑप्शन को चुनिए। तो ये हूबहू चार्ट आपको दे दिया जाता है, चार्ट वही चार्ट है जो कि आपका एग्जाम में अधिकतर हूबहू देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें लिख रखी हैं, जैसे कि दूध हो गया, पके हुए चावल हो गया, हरा धनिया हो गया, प्याज और लहसुन हो गया। तो ये चीज जो है आपको इन चीजों से मिलानी है, इन चीजों से मिलानी है कि किस चीज से हम लंबे समय तक भोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व यानी कि बचा के रख सकते हैं। देखिए दूध, आप सभी बच्चों को पता होगा, दूध जो है गर्मियों के दिनों में या तो हम फ्रिज में रखते हैं, लेकिन फ्रिज में भी ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, हम उसे बार-बार क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं ताकि दूध फटकर पनीर ना बन जाए। ओके, तो दूध को हम लंबे समय तक बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको उबालते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी बिल्कुल सही होगा। क्या करते हैं, उसे लंबे समय तक उबालते हैं। आपने हरा धनिया, पुदीना वगैरह, पत्ते वगैरह की जो सब्जियां होंगी उसको देखा होगा, सब्जी वालों को पानी मारते रहते हैं समय समय पर, या फिर गीले कपड़े में लपेटते हैं, देखा होगा ना आपने। वो क्या करते हैं, उसे बचाकर रखते हैं, तो गीले कपड़े में लपेट कर रखना, तो क्या कर रहे हैं, उसे प्रिजर्व करके रख रहे हैं ताकि लंबे समय तक वो सही रहे, काला ना पड़े, खराब ना। आपके घर में देखा होगा प्याज लहसुन, या फिर मैं अपने गांव जाता हूं तो देखा है मैंने, जमीन से ऊपर उन्होंने क्या बना रखा है, एक प्लेटफॉर्म सा बना रखा बांस का, और उसके ऊपर आलू और उसी के ऊपर प्याज वगैरह पलट रखी है ताकि नमी से उनको दूर बचाया रख सके। तो प्याज और लहसुन जो है इसको लंबे समय तक बचाने के लिए नमी से बचाकर खुले में रखना चाहिए। इसे जमीन से ऊपर प्लेटफॉर्म बना के रखा, खुले में रखते हैं। या फिर गांव घर में देखा होगा आपने, प्याज की गठरी बनाकर उसकी जो पत्तियां होती है उसको आपस में बांधकर, जो घर के टांड होते हैं उसमें बांस की एक बांस डालकर, लकड़ी डालकर उसके ऊपर प्याज लटका दी जाती है, ना आपने गांव में देखा होगा। क्या करते हैं, बांस का एक बैम्बू लिया और इसके ऊपर आपने प्याज की जो है वो गठरी बांधकर इन दोनों के साइड में से प्याज लटका दी। प्याज हो गया, भुट्टे वगैरह हो गए, गांव में ऐसे लटके हुए बहुत देखे अपने गांव में, जब मैं खेती के टाइम पे जाता हूं तो ऐसे लटका दिए जाते हैं, क्यों, नमी से दूर रखने के लिए, नमी से बचाने के लिए। और यही जब हमें प्याज चाहिए होती है तो उछल उछल के कूद कूद के प्याज पे पकड़ के खींच लेते हैं, तोड़ लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, देखा होगा ना अपने गांव में। तो नमी से दूर रखने के लिए और खुले में रखकर ऐसा करते हैं इस चीज को। ठीक है, एक बचा आपका पके हुए चावल को, तो भाई मैंने अभी आपको बोला फ्रिज में रख सकते हो, नहीं तो फ्रिज नहीं है तो एक कटोरे में पानी डाल लो और उस पानी के अंदर इस चावल को कटोरी के अंदर रखकर कर सकते हो बर्तन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको ठंडा रख सकते हो, लंबे समय तक वो बचे
जाएगी, चिपचिपे चावल नहीं होंगे। तो ये पूरा का पूरा चार्ट दे दिया जाता है और इस चार्ट को आपको मैच करने के लिए बोला जाता है कि निम्नलिखित में सही मिलान करिए कि कैसे कैसे इन चीजों को करा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो जल्दी से भाई एक बार नोट डाउन कर लो इसको, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा आपके एग्जाम के बारे में, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए सही बच्चे? चलिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं एक बार मिलान कर देता हूं, कोई बात नहीं। ये रहा, और ऑनियन गार्लिक ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो ये है आपकी मिलान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो देखो दोस्तों, खाना कैसे होता है खराब, ये एक आपका बिंदु दिया हुआ है। कुछ बच्चे को आप देख रहे हो ब्रेड के ऊपर ये जो ग्रीन, खाना कैसे होता है खराब, ये एक आपका बिंदु दिया हुआ है। कुछ बच्चे को आप देख रहे हो ब्रेड के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की चीजें दिख रही है, ये क्या है? तो ये दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, फंगी या फिर कवक या फिर फफूंद या फिर फंगस, यही चीजें देखने को आपको मिल रही है जो कि भोजन को खराब कर रही है। जैसे कि देख सकते हो, प्रयोग पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें, रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदे डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन बाद तक ब्रेड को रोज देखो, जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करके ये बात उस रोज भरो। तो यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है और तालिका को रोज भरने के लिए बोला गया है। आपको इतनी देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ब्रेड के ऊपर जब आप नमी डाल देते हो, थोड़ी सी नमी के कारण उसके अंदर आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया डिब्बे के अंदर। डिब्बे के अंदर जैसे आपने बंद करा तो उसके ऊपर वहां पर किसी प्रकार के सनलाइट वगैरह रोशनी वगैरह नहीं पड़ रही होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसे एकदम सील बंद कर दिया है। तो एक तरीके से आपने एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है किस चीज के लिए, बैक्टीरिया या फंगी वगैरह को करने के लिए। तो भोजन जो है थोड़े दिनों बाद देखोगे तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की काई सी जमने लगेगी, व्हाइट व्हाइट कलर की रुई सी परत सी बनने लगेगी। तो वो जो रुई की परत होगी वो क्या बन रही होगी, फंगी बन रही होगी, कवक बन रहा होगा। ओके, क्या बन रहा होगा, कवक बन रहा होगा। एक तरीके से आप मानकर चलिए वहां पर एक ग्रीन ग्रीन कलर का फंगी सी बन रही होगी, जिसे आप फफूंद भी कहते हो। क्या कहते हो? फफूंद भी कहते हो। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए थे, बैक्टीरिया, फंगी या फिर आप कैसे करके 4 ऑप्शन थे। निम्नलिखित में से किसके कारण भोजन जो होता है वो जल्दी खराब होता है? क्या होता है? जल्दी खराब होता है। देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया के द्वारा भी फूड जो होता है खराब होता है, फंगी के द्वारा भी फूड खराब होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ये लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़े दिनों बाद देखने को मिलता है। भोजन जो होता है वो जल्दी कौन खराब करता है? जीवाणु। बैक्टीरिया कौन करता है? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ये खाने को जल्दी खराब करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया जो है वो खाने को जल्दी खराब करता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसको लगभग 5 से 6 दिन लगे। इस देख सकते हो, कुछ बूंदे उसमें डालकर डिब्बे में बंद करते हो और कुछ दिनों तक आप ब्रेड को देख रहे थे। तो ये जो है थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस चीज को देखने में थोड़ा टाइम लगता है। देखा होगा आपने, रात की जो दाल होती है बाहर रह जाती है, तो सुबह के टाइम में आप देखते हो उसमें छाग निकलने लग जाता है, एकदम तरीके से वो दाल खराब हो जाती है। तो किस कारण होता है? जीवाणु कारण होता है, कि बैक्टीरिया कारण। ओके, बैक्टीरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीवाणु जिसको आप हिंदी में बोलते हो। समझ के सही बच्चे? तू कहां से आ गया बीच में? समझिए सही बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक? बताइए, अगली बार आपसे पूछा जाएगा। तो फंगी जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या है? फंगी जो है थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फंगी जो है थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं ना, जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु जो होता है ये जल्दी भोजन को खराब करता है। क्या करता है? भोजन को जल्दी से ये खराब कर देता है। ओके, तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, बोला गया कि हम क्या समझे। बोला गया कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? देखा मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया था, जो आपके कवक होते हैं, जो आपके फंगी होते हैं, कवक होते हैं, फंगी होते हैं, ये ब्रेड का प्रयोग आपको याद है? ब्रेड के प्रयोग में कुछ नमी रह गई थी, आपने उसके ऊपर पानी छिड़क दिया था ना, तो वैसे अगर कांच के बर्नी के अंदर तो थोड़ा बहुत भी पानी रह जाएगा तो धीरे धीरे वो अपनी जगह बना लेगा और सफेद सफेद सी रुई सी परत या फिर अलग से हरा सा दिखने लग जाएगा। तो फंगी यानी कवक के कारण ही वो जो अचार होगा जल्दी खराब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, और यही आपको यहाँ पर पूछा गया। और बाकी एक ऑप्शन ये भी दिया गया कि आम को पूरे साल चलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसका अचार बना सकते हो, आम पापड़ बना सकते हो। ये थोड़ा लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन 1.5 2 3 महीने तक इसका काम आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, समझ के सही बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस टॉपिक के अंतर्गत ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बिंदु थी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट आया आपका कक्षा 5वीं की बुक का चैप्टर नंबर 5, बीज बीज बीज, सीड सीड एंड सीड। तो ये बीज वाले चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहाँ से लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था अभी, उसमें यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले थे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बताते हुए चलो। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? फूड यानी कि भोजन। इसमें पहला बिंदु आता है क्या? घुमक्कड़ बीज। क्या है? घुमक्कड़ बीज। आप सभी बच्चों को पता होगा कि दोस्तों पौधे एक बार जब पैदा हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, तो एक ही जगह पर वो जब तक पौधा काट कर हम हटा नहीं देते या फिर वो सूख कर मर नहीं जाता, तब तक वो अपनी जगह पर ही टिका रहता है, पौधे वगैरह नहीं हिलते हैं। लेकिन जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज्यादा घूमते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। कई बार आपको कोई पौधा अच्छा लगता है तो आप दूसरी जगह से ले आते हो ना, या फिर उसके बीज ले आते हो, तो उसी प्रकार से बीजों का नाम दिया यहाँ पर घुमक्कड़ बीज। जैसे कि देखो लिखा है कि पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, यह चलते नहीं, लेकिन इनके बीज जो होते हैं वो बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। किन माध्यम से? तो देख सकते हो दोस्तों, इन माध्यम से। चाहे वो आपके जीव हो, चाहे वो गिलहरी हो, चाहे पक्षी हो। आपने देखा होगा गिलहरी वगैरह जो है वो किसी फल को तोड़कर ले जाएगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर छुपके से खाती है, या अपने प्रतिबंधी से बचकर छीन कर ले जाती है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, उसको खाने के बाद जो बीज होगा वहीं छोड़ देगी। कई बार जो
पक्षी होते हैं वो चौंच में भर भर के ले जाते हैं अपने घोंसले तक अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो बच्चा वो बीज को थोड़ी खाता है, फल खा लेता है, बीज वहीं छोड़ देता है। या फिर कई बार आपने देखा होगा नारियल समुद्र किनारे लगा हुआ है, टूट कर नीचे गिरेगा पानी में, पानी से इसको मिल रहा है नमी, नमी से धीरे धीरे इसके अंदर से बीज उगने लगेगा, क्योंकि नारियल अपने आप में ही एक सीड होता है, उसी के अंदर नारियल का पौधा भी बनता है बाद में। तो नारियल को धीरे धीरे समुद्र के पानी से नमी मिल रही होती है, नमी से ही वो धीरे धीरे बीज निकल रहा है और एक जगह से वो दूसरी टापू पे जाकर नारियल जाकर गिरता है। तो इस तरीके से एक टापू से दूसरे टापू पे नारियल कौन ले जा रहा है? पानी ले जा रहा है। तो भाई मनुष्य हो गए, जीव वगैरह हो गए, पानी वगैरह हो गए, हवा, हवा भी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जैसे कि डैंडेलियन के बीज, आपने रुई रुई वाले पौधे देखे होंगे गर्मियों के टाइम पे, रुई रुई से उड़ती रहती है एक जादू सी, तो वो एक सीड होता है उसके बीच, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जा रही है? हवा ही ले जा रही है। तो हवा हो गया, जीव हो गया, मनुष्य हो गया या फिर पानी हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर बीजों को ले जाने में क्या करती है? वो मदद करती है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, दोबारा रिपीट नहीं हुआ, कि एक ऐसा पौधा है जिसके बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में पानी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो कौन सा बीज है? तो नारियल के बीज है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्र का पानी ले जाने में मदद करती है। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ तक। चलिए आगे चलें। तो पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा, मैंने अभी बताया कि कुछ जीव हो गए, मनुष्य वगैरह हो गया, या फिर पानी हो गया, या फिर हवा होगी, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने में बीजों को ये मदद करते हैं, ले जाते हैं। कई बार कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने बीजों को खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिटक देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं। कैसे? देख लें। तो पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा, मैंने अभी बताया कि कुछ जीव हो गए, मनुष्य वगैरह हो गया, या फिर पानी, जो नाम आता है आपके बुक के हिसाब से वो आता है सोयाबीन की फलियां। सोयाबीन की फलियां एक ऐसी फलियां हैं जो कि धीरे धीरे ग्रीन होती है, धीरे धीरे फिर वो सूखती है, धीरे धीरे सूखने के बाद इतनी ज्यादा सूख जाती है कि कुछ समय बाद वो अपनी खुद ही है ना वो ब्लास्ट हो जाती है, एक तरीके से फट जाती है। जो सोयाबीन की फलियां होती है इतनी सूख जाती है कि खुद ही एक ही समय के बाद फट जाती है, और वो इतने प्रेशर से फटती है ना कि जो उसके अंदर बीज होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप ऐसे कोई चीज फटेगी तो ये पीछे से इसको जो धकेल रहा है, तो ये जो धकेल रहा है ना उस बीज को धकेलता है और अपने इर्द गिर्द उस बीजों को फैला देता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाने में सोयाबीन की फलियां जो होती है वो छिटक कर फैला देती है। इसी की जगह पर एक आता है स्क्विडिंग क्यूकम्बर, उसका नाम है स्क्विडिंग क्यूकम्बर, छोटे से ही होते हैं, एक तरीके से वो मान लीजिए बॉम्ब होता है वो। ठीक है, जब भी उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है ना तो वो एकदम से अपनी कली को छोड़ देता है और एक पानी का फुहार निकलता है उसके अंदर, और उस पानी के फुहार के साथ साथ बीज भी निकलते हैं। तो अपने स्थान से 7-10 मीटर दूर दूर तक अपने वो बीजों को फेंक सकता है, इतना ज्यादा उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो स्क्विडिंग क्यूकम्बर तो आपको नहीं ध्यान रखना है, लेकिन सोयाबीन की फलियां जरूर ध्यान रखनी है। जब ये सूख जाती है तो अपने आसपास फटकर छिटक जाती है और अपने बीजों को ये फैला देती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अपने बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखेर देती है। ठीक, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें। तो देखो दोस्तों, ये बात करी गई है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, वेलक्रो के बारे में। वेलक्रो आपने देखा होगा, इस प्रकार की जो सैंडल्स वगैरह पहनते हो आप, उसमें लगी रहती है, बैग वगैरह इस्तेमाल करते हो उसमें लगी रहती है, घड़ी वगैरह पहनते हो उसके पट्टों में लगी रहती है, जो चर चर की आवाज करती है खुलने पर। तो ये वेलक्रो का आविष्कार बड़े ही एक बहुत ही नेचर से इंस्पायर होकर उस व्यक्ति ने बनाने की कोशिश करी थी। ये जो कहानी है उसी कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये जो घटना है ना, ये कब की है? तो ये हमारी आजादी के बाद की है, 1948 की घटना। कब की घटना है? 1948 की घटना है। एक दिन स्विस इंजीनियर थे जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, वो जॉर्ज मेस्टर अपने कुत्ते के साथ, किसके साथ? अपने कुत्ते के साथ जंगल में सैर करने के लिए गए थे। कहां गए थे? जंगल में सैर करने के लिए गए थे। और जैसे वो सैर से लौटे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर, किन दोनों पर? कुत्ते पर और उन पर भी क्या है? बीज चिपके हुए हैं। क्या है? उनके ऊपर और उनके कुत्ते के ऊपर बीज चिपके हुए हैं, और इन बीजों को वो अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वह क्या हो गए? हैरान रह गए। क्या हो गए? वो हैरान रह गए। फिर क्या उन्होंने झट से माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटी चीजों को बड़ी चीजों को देखने में मदद करता हो। तो झट से उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को क्या करने लगे? बारीकी से उसको देखने लगे, उसका वर्गीकरण करने लगे, समझने लगे। तो बीजों में क्या थे? छोटे छोटे से हुक बने हुए थे। कैसे? ऐसे बीजों में छोटे छोटे हुक से बने हुए थे, ऐसे छोटे छोटे से हुक से बने हुए थे, और इन्हीं की मदद से क्या कर रहे थे? वो बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। ये जो हुक होते हैं कपड़ों के रेशों को ये पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। तो कपड़े के रेशे पर क्या हो गए थे? अटक गए थे, चिपक गए थे। यह देखकर जो मेस्टर थे उनको एक आइडिया आया, किस चीज का बनाने का? वेलक्रो को बनाने का। किस चीज का बनाने का? वेलक्रो को बनाने का। और वेलक्रो से दोनों सतह जो होती है वो चिपक जाती है, और खुलने पर कैसी आवाज करती है? चर चर की आवाज करती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि इन चीजों का इस्तेमाल देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो देख सकते हो कितना मजेदार एक किस्सा था। किस चीज से? नेचर से, प्रकृति से हमारे एक प्रकार की। जॉर्ज मेस्टर और उनके कुत्ते की कहानी जब वो जंगल से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि कपड़ों के ऊपर बीज चिपके हुए हैं। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाल के उसका परीक्षण करा, परीक्षण करने के बाद उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वेलक्रो का आविष्कार किया गया था? तो ये क्या गया था दोस्तों? जॉर्ज मेस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज मेस्टर के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको पता होनी चाहिए। 1948 की घटना है और जॉर्ज मेस्टर ने इसका आविष्कार किया था। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इस कुत्ते के ऊपर क्या चिपके हुए? छोटे छोटे से बीज चिपके हुए, ये इस प्रकार के। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी दर्शाई जा रही है, पूरी की पूरी कहानी आपको बताई जा रही है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाएगा, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है पता करो। क्या पता करो? क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? तो ये आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो बिना बीज के उगते हैं। ये आप सही बच्चों का क्या है? होमवर्क है। क्या है आप सही बच्चों का? होमवर्क है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, ये आपको रिसर्च करनी है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, कौन से ऐसे पौधे जो बिना बीज के उगते हैं? आइए आगे चलते हैं। शिकारी पौधे। क्या है? शिकारी पौधे। और एक क्वेश्चन और है, ऐसी कौन सी दाल है, मैंने आपसे पूछा, ऐसी कौन सी दाल है जो अंकुरित नहीं हो सकती? जैसे कि मूंग की दाल लेते हो आप, तो रात भर अगर आप उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखते हो, किसमें? गीले कपड़े में लपेट कर रखते हो, और थोड़े दिनों बाद देखोगे तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी? छोटी छोटी सी जड़ निकली होगी व्हाइट कलर की, वो अंकुरित हो गई है, उसके अंदर से पौधा निकलना शुरू हो गया। लेकिन ऐसी कौन सी दाल है जो अंकुरित नहीं हो सकती? वो मुझे बता। तो ये दो क्वेश्चन आप सही बच्चों के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों क्वेश्चन आप सही बच्चों के होमवर्क है, मुझे बताइएगा कौन बच्चा बताएगा। चलिए बात करते हैं शिकारी पौधा। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पढ़िए, देखिए, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें जो नेफ्रेथीज है, कौन? नेफ्रेथीज, ध्यान रखिएगा,
ये जो है सबसे ज्यादा क्या है, मशहूर है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। आगे बोला गया है कि इनका आकार जो था वो लंबे घड़े जैसा होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये कैसा आकार है इसका, लंबे घड़े सुराही जैसा, ठीक है, जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसके ऊपर क्या है, पत्ती का ढक्कन लगा हुआ है। घड़े से एक खास खुशबू निकलती है, यानी कि जो घड़ा है इसके अंदर से एक स्पेशल प्रकार की, खास प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो या देखा कि ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई से। ठीक, तो दोस्तों डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बताया गया था, क्या बताया गया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंतर्गत क्लोरोफिल नहीं होता। क्या नहीं होता, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जिसके अंतर्गत नहीं होता वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं बना सकते, तो ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे कि नेफ्लेथिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में डेरोसिना, जैसे कि फ्लाइट रैप, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे जो होते हैं कभी भी शिकार नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, मतलब अपना भोजन नहीं बना सकते, दूसरे जीवों को खाकर ये जीवित रहते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है नेफ्लेथिस। क्या है, सबसे ज्यादा जो फेमस पौधा है वो है नेफ्लेथिस पौधा है। ठीक है, तो ये जो पौधा है वो चूहों को, मेंढकों को, छोटे कीड़े मकोड़ों को, छोटे जीवों को, याद रखिएगा, केवल छोटे जीवों का शिकार नहीं करता है, ये चूहों का भी करता है, मेंढकों का भी करता है, कीड़े मकोड़ों को भी करता है, छोटे जीवों का भी शिकार करता है। शिकार कैसे करता है, तो पहली बात ये दिखता कैसा है, घड़े की तरह दिखता है। देख सकते हैं कैसा दिखता है, घड़े की तरह दिखता है, और इस घड़े के ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। पाया कहाँ जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैसे शिकार करता है, तो इसके अंदर से खास प्रकार की स्मेल निकल रही होती है, खुशबू निकल रही होती है, जिसको अन्य जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, उसको सूंघ सूंघ कर इसको आकर्षित होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही वो इसके अंदर जाते हैं तो ऊपर से अपना ढक्कन बंद कर लेता है और उसको अपने अंदर फंसा लेता है और धीरे धीरे उसको हजम कर जाता है। ठीक है, ऐसे जो है ये शिकार करता है। तो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सही बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक, सभी समझ गए। चलिए आगे चले, तो यही बात लिखिए, प्लांट्स विच हंट, कहने का मतलब है वही कुछ पौधे ऐसे जो शिकार करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे नोट डाउन कर लीजिए कृपया करके यहाँ से। ठीक है, सभी नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं, लीजिए भाई, ये जो है कविता मुझे बहुत पसंद है, सही में बता रहा हूं, बहुत सीरियसली मुझे बहुत पसंद है। आपके एग्जाम में यहाँ से बार बार के क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। क्या है, देखिए, एक कहानी है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहां से आया जी। ये पूरी की पूरी कविता है, बड़ा मस्त अलग लय ताल में लेके आ जाती है आपको, पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, बच्चों की तरह एक तरह से रीड करने लग जाएंगे आप। देखो क्या बोला है, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहां से आया जी। तो क्वेश्चन से क्या बना आपका, हम उन चीजों को पढ़ने वाले हैं कि कौन कहां से आए हमारे भारत में, हमारे भारत से गए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहां से आया जी। आगे बोला है, सात समुद्र पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई बिंदु नहीं है, बस आपसे बताया गया है कि कौन कहां से आया जी, आलू मिर्ची चाय जी। सात समुद्र पार, यानी कि सात समुद्र पार क्या है, हमारे पुर्तगीज है, अमेरिका वगैरह, वहां की बात करना चाह रहा है। तो सात समुद्र पार से, दुनिया के बाजार से, अलग अलग दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, चाहे आपने बिजनेस करके लिया हो या किसी ने आपको उपहार के रूप में दिया हो, या फिर जंग लड़ाई मार से। तो जब जंग वगैरह होती थी दूसरे देशों से, तो अपने साथ खाना भी लेकर आते थे, अलग अलग प्रकार की चीजें भी लेकर आते थे। तो चाहे वो जंग और लड़ाई से हो, वहां से आई हो, लेकिन आई हमारे देश में, गई हमारे देश में। ठीक है, आगे बोला है कि हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। तो यहाँ तक भाई अब तक कोई भी बिंदु नहीं निकला आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है इंपॉर्टेंट, पहला बिंदु निकला यहाँ से, लिखा है कि दक्षिण अमेरिकी मिर्ची, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी। तो यहाँ से क्या पता चला, जो मिर्ची है वो भारत में कहां से आई है, तो दक्षिण अमेरिका से आई है। कौन लेकर आए थे, तो पोर्चुगीज जो थे, पुर्तगाली जो लोग थे, वो व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ पर मिर्च लेकर आए, लाल मिर्च, हरी मिर्च, और हमारे यहाँ से काली मिर्च लेकर आए। हमारे यहाँ पर काली मिर्च की पैदावार होती थी, हम अपने भोजन को तीखा करने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करते थे। लाल मिर्च, हरी मिर्च का बाद में इस्तेमाल करने लगे जब पोर्चुगीज लोग जो है मिर्च लेकर आते थे अपने साथ में दक्षिण अमेरिका से और व्यापार करते थे हमारे यहाँ पर। तो ऐसे क्या पता चला, पहला बिंदु, मिर्ची हमारे भारत देश में कहां से आई है, दक्षिण अमेरिका से आई है। साथ ही साथ में मूंगफली, आलू और अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। तो यहाँ से क्या पता चला, मूंगफली, आलू और अमरूद, ये तीनों की तीनों चीजें कहां से आई है, दक्षिण अमेरिका से आई है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, पता चल आपको होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची तो आई है, पोर्चुगीज लेकर आए थे, लेकिन साथ साथ में मूंगफली, आलू और अमरूद ये भी दक्षिण अमेरिका से आई है। ठीक है, और आगे बोला है 7 टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय। तो दक्षिण अमेरिका से कितनी चीजें आई, तो दक्षिण अमेरिका से आई मिर्ची, दक्षिण अमेरिका से आई मूंगफली, दक्षिण अमेरिका से आई आलू, दक्षिण अमेरिका से आई अमरूद और दक्षिण अमेरिका से आई टमाटर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो कहां से आई है, दक्षिण अमेरिका से आई। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में दिक्कत नहीं होगी, गलती नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर और मिर्ची, ये 5 चीज दक्षिण अमेरिका से आई है। आगे चलते हैं, भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफी में। तो भिंडी जो आई है, दूसरा बिंदु है, भिंडी यानी कि लेडी फिंगर, और साथ ही साथ में कॉफी, आपने पी होगी कॉफी वगैरह, तो कॉफी और भिंडी ये दोनों की दोनों कहां से आई हमारे देश में, तो अफ्रीका से आई है। कहां से आई है, अफ्रीका से आई है। ठीक है, अगला है नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। तो ये तीसरा बिंदु, गोभी और मटर, गोभी और मटर हमारे यहाँ पर कहां से आए, तो गोभी और मटर आए दोस्तों हमारे यहाँ से यूरोप से। कहां से आए गोभी मटर, यूरोप से आए। कहां से आए, यूरोप से। अगला है चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय जी। तो चौथा बिंदु यहाँ से क्या पता चला, चाय जो हमारे यहाँ पर आई है वो कहीं से आई नहीं है, यहाँ से गई है। चाय जो हमारी खुद की अपनी पैदावार है, असम राज्य की, असम राज्य की। तो चाय क्या है भाई, देसी, हमारे भारत की खुद की, कहीं से आई नहीं है। अगला चलते, चली चीन से सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती हुई। क्या है, घूम घाम लौटी अपने देश। क्या बोला गया कि चीन से क्या आई भाई, सोयाबीन। तो यहाँ से क्या बिंदु निकला, पांचवा, कि सोयाबीन कहाँ की पैदावार है, तो सोयाबीन पैदावार है आपकी चीन की। तो चीन से आई थी भारत में। ठीक है, तो सोयाबीन कहाँ की है, चीन की है। तो ये 5 बिंदु निकले दोस्तों। पहला बिंदु हमने यहाँ पर पढ़ा कि मिर्ची, आलू, अमरूद और साथ ही साथ में टमाटर और साथ ही साथ में अमरूद, अमरूद तो हो गया ना शायद, अमरूद हो गया, मूंगफली रह गया। तो मूंगफली हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई और साथ ही साथ में क्या रह गया, सर तो बोल दिया। ओके, मिर्ची, मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर, ये 5 चीज आई दक्षिण अमेरिका से। कहां से आई, दक्षिण अमेरिका से। फिर बात आई दोस्तों भिंडी की और कॉफी की। तो भिंडी और कॉफी कहां से आई, अफ्रीका से। उससे पहले हमने सारी बात करी, भिंडी और कॉफी कहां से आई, अमेरिका से। चाय कहां की है भाई, तो हमारी खुद की भारत की है, कहीं से नहीं है, असम राज्य की है। साथ ही साथ में यूरोप से क्या आया, तो गोभी और मटर आया। यूरोप से क्या आया, गोभी और मटर आया। और सोयाबीन कहां से आई, तो ये हमारी चीन से आई। कहां से आई थी, चाइना से, चीन से आई। चलिए आगे चलते हैं, आगे बोला उसमें है गुण कई विशेष, रौब जमाकर आई जी आलू मिर्ची चाय। तो फिर यहाँ से कोई बिंदु नहीं देखने को मिला। आगे चलते हैं, बैंगन मूली सैम करेला पालक परवल टिंडा मेथी। क्या बोला गया, बैंगन मूली सैम करेला पालक परवल टिंडा मेथी।
है भाई बहन ये सब देसी। तो यहाँ से कितना बिंदु हो गया दोस्तों, ये हो गया छठा बिंदु। छठा बिंदु, बैंगन हो गया, मूली हो गया, सैम हो गया, करेला हो गया, पालक हो गया, परवल हो गया, टिंडा हो गया, मेथी हो गया। ये भारत में कहीं से आई नहीं है, भारत की अपनी खुद की देसी उपज है। क्या है, अपने खुद की है, ये कहीं से आई नहीं है, बल्कि भारत ने हमें एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजा है। भारत की अपनी है सारी की सारी चीजें, बैंगन, मूली, सैम, करेला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सारे के सारे क्या भारत की अपनी खुद की उपज है। ठीक है, आगे बोला भारत की पैदाइश जी, कौन कहां से आया जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो देख सकते हैं सारे के सारे फैक्ट निकले आपके यहाँ से। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे के सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि चाय हो गई, बैंगन हो गया, मूली हो गया, सैम हो गया, करेला हो गया, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सारे के सारे भारत की पैदाइश है, भारत में कहीं से आई नहीं थी, भारत की देसी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर आपका पूरी की पूरी कविता खत्म हो जाती है और यहाँ से जितनी जितने फैक्ट निकले वो सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाते हुए चल रहा था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी अब देखते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं या देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, लिखा है कि नेफ्लिथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों या कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में पौधा कहां पाया जाता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इसमें बोला हमारे देश में कहां पौधा पाया जाता है, तो मेघालय राज्य में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर थर्ड मेघालय लगाया वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर, मेघालय इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी या फिर बंधा गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये हमारे देश में किस देश से आई, लाई गई? तो अभी मैंने आपको बोला था कि नक्शे में यूरोप की था, वहीं से आए गोभी मटर। तो गोभी और मटर की बात करी गई है, तो गोभी और मटर कहां से आई है, यूरोप से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूरोप, वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट एंड करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश के व्यापारी मिर्च जिस देश से लाए थे उसका नाम है। तो मैंने अभी आपको बोला था मिर्च जो है पुर्तगाली यानी कि पुर्तगाली लोग लेकर आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, कहां से, दक्षिण अमेरिका से। तो दक्षिण अमेरिका ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस बच्चे ने साउथ अमेरिका लगाया वो सभी के सही बच्चे ने क्या लगा, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला है असत्य कथन पर विचार करें, यानी कि कथन जो है आपका गलत है वो आपको चुनना है। चलिए समझते हैं। हवा का तापमान, उसमें कितनी नमी, इनसे भी बीजों के अंकुरण होने के क्या है, समय में अंतर आ जाता है। आता है। आप सभी बच्चों को बताएं ग्रीन हाउस बनाकर क्या करते हैं, टेंपरेचर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि टेंपरेचर में कंट्रोल करोगे, नमी है हवा में, कितना मॉइस्चर वगैरह है, इसके द्वारा भी क्या है बीजों का अंकुरण होने में समय लग सकता है, जल्दी हो सकती है। ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें ठीक नहीं चुनना, असत्य नहीं गलत चुनना है। अगला है कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, जैसे कि नेफ्लिथिस कितनी चतुराई से खुशबू निकालकर शिकार कर रहा था। अगला बिंदु, सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के में वेलक्रो का आविष्कार यानी आइडिया आया था। अभी जॉन मेस्टर के बारे में पढ़ा था हमने, स्विस इंजीनियर थे, तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ये भी ठीक है। तो चौथा बिल्कुल सही होगा, हमें गलत चुना था, यही गलत है कि परवल, मेथी पुर्तगाली देश जो है व्यापार करने के लिए दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए थे। नहीं दोस्तों, परवल और मेथी क्या भारत की खुद की अपनी उपज है, कहीं से आई नहीं थी, लाई नहीं थी, भारत की अपनी पैदावार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत था और गलत नहीं हमको चुनना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 5 का। उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आप लोगों की यहाँ पर नहीं। ठीक, बाकी जब आपकी और मेरी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी दोस्तों, तो हम इसी का ही एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे और क्लास 5 की चैप्टर नंबर किसके बारे में, 6 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 4th और 5th हमने पढ़ लिया, तो 6 के बारे में हम पढ़ेंगे कब, आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई, वो सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।